ही इधर भी बराबर और इधर भी बराबर ऑक्सीजन हार्मोन फैल गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट ये ग्रो करेगा। थोड़ा थोड़ा ही सही, हर दिन ग्रो करता है, चाहे माइक्रो इंचेस में ग्रो करे, लेकिन करेगा जरूर। माइक्रो इंचेस में तो बहुत छोटा, बहुत थोड़ा सा। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा केस जो है। दूसरे केस में क्या हुआ कि अब हमने कहा कि कोई भी एक प्लांट है वो ऐसी पोजीशन में रखा हुआ है जिसमें एक ही तरफ सनलाइट पड़ती है, दूसरी तरफ सनलाइट पड़ती नहीं। तो आप ये देखिएगा कि अगर सनलाइट इस तरफ है, मतलब सन ऐसे है, तो ये स्टेम का ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। आपने ऐसे एक लीव बनाकर दिखा दी इस तरफ भी, और ऐसे ही इस तरफ। तो अब आप ये देखिएगा कि क्या होगा कि यहाँ पर जब सनलाइट इस तरफ पड़ेगी तो ऑक्सीजन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीजन जो है ना वो सनलाइट के दूसरी तरफ भागता है, दूसरी तरफ जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो अब क्या है कि यहाँ पर तो उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि इधर वाला इधर भागा, अगर इधर से थोड़ी बहुत सनलाइट पड़ रही है तो वो इधर गया, अगर इधर से थोड़ी बहुत लाइट पड़ रही है तो वो इधर गया, क्योंकि ये ऊपर है, ये एग्जैक्टली ऊपर है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ऑक्सीजन हार्मोन का। अब क्या है कि सनलाइट इधर से पड़ रही है तो लाइट इधर से आ रही है, जब लाइट इधर से आ रही है तो जितना भी ऑक्सीजन हार्मोन है वो सारा का सारा ए वाली साइड पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, और बी वाली साइड जो है वो ब्लैंक रह जाएगी, खाली रह जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो ग्रोथ इनहिबिट करता है। तो आज सनलाइट, सूरज निकला तो जरा सा आज ये बढ़ गया, यहाँ से यहाँ की तो ग्रोथ हो गई, लेकिन इस तरफ की ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन सारा का सारा इस तरफ इकट्ठा हो गया। फिर कल भी यही सेम प्रोसेस, क्योंकि सूरज तो एक ही तरफ से निकलेगा, और प्लांट की जो जहाँ पर फिक्स है प्लांट भी चेंज नहीं होने वाला अनटिल एंड अनलेस आपने कोई गमला लगा रखा है और आप गमले की पोजीशन चेंज करते हो तो बात अलग है। जैसे कोई भी जो एक्सपर्ट माली होता है वो क्या करता है, वो गमलों की पोजीशन थोड़े थोड़े दिनों में चेंज करता रहता है। उससे क्या है कि बराबर ग्रोथ होती है, कभी भी गमला जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ग्रो नहीं करता। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि सारा का सारा ऑक्सीजन हार्मोन इधर इकट्ठा हो गया, तो जरा सा ये बढ़ गया, जरा सा और बढ़ गया, अगले दिन तो ये वाली साइड जो है ये तो डेवलप होती चली जाएगी, लेकिन ये वाली साइड जो डेवलप नहीं हो पाएगी, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, ये एक तरफ को टिल्ट हो जाएगा। कैसे? हाँ, जहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट के दूसरी तरफ अपोजिट साइड पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो अब ऐसे केस में हमने देखा कि ये इस तरह से मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो सारा का सारा ऑक्सीजन हार्मोन इस तरफ आकर इकट्ठा हो गया। तो आप यही देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, दिस साइड ग्रोज फास्टर एंड दिस साइड ग्रोज स्लोली। तो इधर वाली साइड में क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन जो है ना के बराबर प्रेजेंट ही नहीं है, तो इधर वाली साइड जो है वो ग्रो कर जाएगी, और धीरे धीरे करके जो स्टेम है वो बैंड होना शुरू हो जाएगा। और हम क्या कहेंगे, हम ये बोलेंगे कि पौधे जो है सनलाइट की तरफ झुक जाते हैं, पौधे सनलाइट की तरफ बैंड हो जाते हैं। तो वो बैंड क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड में ऑक्सीजन हार्मोन ज़्यादा इकट्ठा हुआ, तो वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर गया। वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर गया तो जो उसकी स्टेम है, स्टेम थोड़ा सा मुड़ गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, हम चाहेंगे कि नहीं वो बराबर हो जाए, वो ऐसा टेढ़ा ना रहे, तो हम क्या करेंगे, हम गमले की पोजीशन को बिल्कुल जो है 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। ठीक है, 360 डिग्री नहीं, 360 डिग्री करेंगे तो जैसा था वैसा ही रहेगा, 180 डिग्री। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि सेकंड केस में when the light falls only on the right side of the stem, then the oxygen hormone collects in the left side of the stem away from the light. This is because oxygen hormone prefers to stay in shade. ऑक्सीजन हार्मोन प्रेफर करता है शेड में रहना, तो इसलिए वो सनलाइट से दूर भागता है। समझ गए? थर्ड, नाउ मोर ऑक्सीजन हार्मोन इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेम। वही लेफ्ट साइड में ज़्यादा ऑक्सीजन हार्मोन इकट्ठा हो गया, but not on its right side. Due to more oxygen hormone, the left side of the stem grows faster than its right side, where there is no oxygen. So left side becomes longer than the right side, therefore the stem bends towards the right side. ठीक, अब इसके बाद हम अगला एग्जांपल देखेंगे जियोट्रोपिज्म का। तो जियोट्रोपिज्म क्या है? जियोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो प्लांट है
प्लांट की पोजीशन में क्या मतलब पोजीशन में चेंज यानी कि प्लांट किस तरीके का मूवमेंट शो करता है ग्रेविटी की वजह से। जियो इज फॉर ग्रेविटी। तो जियोट्रोपिज्म इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविट्रोपिज्म। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। हम जानते हैं कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो कहाँ ग्रो करती हैं, ग्रेविटी की तरफ, ज़मीन की तरफ, नीचे। दिस मेक्स श्योर दैट दे विल फाइंड सॉइल एंड वाटर। इसका मतलब क्या है कि उनको नीचे सॉइल और वाटर मिलेगा। तो नीचे जो है ग्रेविटी भी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और रूट्स भी नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अगला पॉइंट देखें, द स्टेम्स और शूट्स ऑफ प्लांट्स ऑलवेज ग्रो अप अवे फ्रॉम द पुल ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है और प्लांट का जो शूट है यानी कि जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड। प्लांट का जो शूट है, जो स्टेम है, उसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ, तो अपवर्ड। तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो गए। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स to gravity or geotropism will become more clear from the following experiment. We take a potted plant growing in a transparent glass jar. When this potted plant is kept in the normal position, we can see that its roots are growing downwards and its stem is growing upward. तो आप ये देखिएगा, जियोट्रोपिज्म को ढंग से समझने के लिए हमने कहा कि एक ना गमला ले लिया और गमला भी हमने ले लिया ट्रांसपेरेंट ग्लास जार का बना हुआ, ठीक है, ताकि मैं उसकी जो रूट है मैं उसको देख सकूँ। हमने क्या करा कि यहाँ पर इसको पौधे को ऐसे लगा दिया, तो ये इसकी रूट्स हैं। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो ये स्टेम है, ये स्टेम ऐसे नॉर्मली रहेगा और रूट भी ऐसे नॉर्मली सीधी नीचे की तरफ रहेगी। फिर हमने क्या करा कि अब हमारे दिमाग में आया कि नहीं भाई हम ग्रेविटी का इस पर इफेक्ट क्या पड़ता है, हम वो देखना शुरू करें। तो हमने क्या करा कि हमने इस ग्लास के जो जार है इसको गिरा दिया, हमने इसको ऐसे कर दिया, ये नीचे इसमें मिट्टी भरी हुई है। ये इसकी रूट्स ऐसे रहेंगी, इस तरीके से ये रहेगा। अब थोड़े टाइम बाद हम क्या नोट करते हैं, हमें मालूम है कि नॉर्मल पोजीशन में ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है ना, और ये जो प्लांट है, प्लांट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक। तो थोड़ी दिनों बाद हम ये देखेंगे कि ये जो प्लांट का कायदा तो ये कहता है आपने ये गिरा दिया तो इसका मतलब इसका स्टेम जो है वो इतना कमज़ोर है कि वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ज़मीन से टच होने लगेगा, ठीक है। लेकिन होता नहीं है ऐसा। आप क्या कर रहे हैं, आप इसको थोड़ी देर के लिए 1 या 2 मिनट के लिए खड़ा करते हैं, सीधा सीधा रखते हैं इसको पॉट को, और उसमें आप पानी वगैरह दे देते हैं, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में गिरा देते हैं। तो कुछ दिनों बाद आप ये नोटिस करेंगे कि ये तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और ये जो रूट है ये नीचे की तरफ झुक जाएगी। आप पेज नंबर 9 पर आ जाइए। पेज नंबर 9 पर यही देखने को मिल रहा है कि कुछ दिनों बाद क्या होगा, तो ये देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद कि ये जो रूट है, रूट नीचे की तरफ मुड़ जाएगी और जो स्टेम है, स्टेम सीधा ना रहकर स्टेम भी ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी नीचे की तरफ है, इस ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करती है, स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो वो रूट को भी अपनी तरफ ही खींच लेती है। ग्रेविटी एक्ट्स लाइक अ स्टिमुलस, वो उसको स्टिमुलेट करती है कि जिस तरफ मैं एक्ट करूँगी, जिस तरफ मेरी डायरेक्शन होगी, ये रूट को भी उसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो रूट धीरे धीरे मुड़ने लगती है। और इसी तरीके से जो स्टेम है, स्टेम की ये प्रॉपर्टी है कि ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में एक्ट करेगी उसके अपोजिट ग्रो करेगा, तो ये भी फिर ऊपर की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो है ये चीज़ थोड़ी स्ट्रेंज। हमको ये लगता है कि अगर पौधे को हमने गमले को ऐसे गिरा दिया तो ये जो पौधा है तो ज़मीन को टच कर जाना चाहिए, लेकिन ये फिर भी ऊपर की तरफ ही बढ़ता है, ठीक है। तो पेज नंबर 9 पर फटाफट मैं पढ़ देता हूँ ये दूसरा और तीसरा पॉइंट।
Let us now tilt the potted plant and keep the pot horizontally on its side as shown in figure B. In this position the roots and stem both are parallel to the ground or earth. तो दोनों के दोनों अर्थ के यानी कि ग्राउंड के पैरेलल हो गए. Allow the plant to remain in this position for a few days. कुछ दिन इस पोजीशन में रहने दीजिए. After a few days we will find that the roots of the potted plant bend downwards towards the earth and the stem of plant bends upwards away from the earth. This experiment shows the effect of geotropism in plants. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चल जाता है कि जियोट्रोपिज्म किस तरीके से बिहेव करता है. रूट को नीचे खींचता है और स्टेम्स को ऊपर की तरफ कहता है कि आप ऊपर की तरफ डेवलप करें. उसके बाद थर्ड डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे हम कीमोट्रोपिज्म का. द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इंड्यूस्ड बाय अ शुगरी सब्सटेंस एज स्टिमुलस इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द राइट स्टिग्मा इन द कार्पेल ऑफ अ फ्लावर secretes a chemical substance which is a sugary substance into the style towards the ovary. से figure of the next page. तो ये जो next page पर figure बनी हुई है ये आप समझिएगा. ये सेल्फ पॉलिनेशन का एक एग्जांपल है. और सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर हवा वगैरह चलती है तो वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत पाउडरी सब्सटेंस होता है, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं. तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर गिर जाते हैं जाकर. जब दूसरे फ्लावर से गिर जाते हैं तो उसका जो पूरा का पूरा ये कार्पेल है, कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं. जैसे कि पेज नंबर 10 पर आप डायग्राम में देखेंगे. जो इसका टॉप मोस्ट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्टाइल, और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ओवरी. तो जब पॉलन ग्रेन, अब आप ये देखिएगा ये जो ऊपर पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहा है यहाँ पर छोटा सा जो डॉट दिखाई दे रहा है पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन क्या हुआ. और ये समझ लीजिए ये चीज़ पता है क्या है. ये चीज़ वो है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक फ्लावर है, तो आप मान लो इस तरीके से एक फ्लावर है हमारे पास और इसका जो ये टॉप मोस्ट पोर्शन होता है ना, ये जो इसका टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं. ये जो इतना सा हिस्सा है ना, ये जो इतना सा हिस्सा है बीच का, ये तो साइड की तो पेटल्स हो गए, इनको तो छोड़ दीजिए आप. ये जो बीच वाला हिस्सा है, हम इस बीच वाले हिस्से को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. अब आप ये कहेंगे कि यहाँ तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम इसका मैग्नीफाइड व्यू देख रहे हैं. ठीक है. ऐसे तो ये इतना बड़ा भी नहीं दिखता, बहुत पतला सा होता है, छोटा सा होता है. इसके चारों तरफ पंखुड़ियाँ पेटल्स लगी रहती है फ्लावर की. तो है क्या कि बिल्कुल ऐसा ही फ्लावर कोई आजू बाजू में भी है, तो वो फ्लावर ऐसे हिलेगा, तो वो हिलेगा तो उसका जो है उसकी जो पॉलन ग्रेन्स है, उसके जो पॉलन ग्रेन्स है, तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो आकर यहाँ पर कहीं गिर जाएंगे, इधर गिर जाएंगे. ऐसे इस वाले फ्लावर पे उधर गिरेंगे. तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. इसको डिटेल में हम रिप्रोडक्शन वाले में पढ़ेंगे. इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि एक प्लांट को किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है प्लांट्स में, हम क्या करते हैं, हम एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ में ना बडिंग करके मिक्स कर देते हैं. मिक्स करने पर एक तीसरी टाइप का नया प्लांट डेवलप हो जाता है. ठीक है. तो वो काम ना करके सेल्फ पॉलिनेशन, ये जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं. रंग बिरंगी शिमला मिर्च देखी है, रंग बिरंगी शिमला मिर्च देखी है, और येलो लिली फ्लावर भी देखा होगा. ठीक है. तो शिमला मिर्च तो बेसिकली ग्रीन कलर की ही होती है, लेकिन क्या है कि येलो लिली का जो फ्लावर है उसके स्टेम को और शिमला मिर्च का जो पौधा होता है उसके स्टेम को दोनों को मिक्स कर दिया जाता है. दोनों की, उसका एक स्टेम आधा काटा जाता है, आधा स्टेम उसका काटा जाता है, दोनों को मिक्स करके रस्सी बांध दी जाती है उस पर, और उसके बाद उनको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है. थोड़े से फर्टिलाइजर्स डालते हैं, थोड़ा पानी और धूप का थोड़ा ध्यान रखते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे बोन्स जुड़ जाती है ना, उसी तरीके से दोनों के स्टेम जुड़ जाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक दूसरे की वो ले लेते हैं. जैसे येलो लिली का भी तो स्टेम है, तो येलो लिली के स्टेम पर शिमला मिर्च थोड़ी उगनी चाहिए, तो उस पर शिमला मिर्च उगने लगती है. और शिमला मिर्च तो ग्रीन कलर की होती है, तो वो येलो कलर की कैसे हो जाती है, वो येलो लिली की प्रॉपर्टी ले लेती है. तो अब ये जो नई चीज़, नई तरीके का जो शिमला मिर्च डेवलप हो गई, इसको आप बोलेंगे कि हाइब्रिड. और कभी कभी अगर सब्जी खरीदने जाते हो तो नॉर्मल वाली शिमला मिर्च है 20 रुपये की मिलेगी, और वो वाली लेंगे तो 50 या 60 रुपये की देगा. ऑलमोस्ट डबल का या 3 गुने का फ़र्क होता है. वो इसी वजह से क्योंकि दैट इज़ डेवलप्ड थ्रू अ हाइब्रिड प्रोसेस,
उस प्रोसेस में फार्मर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है उस पौधे का कि वो प्रॉपरली ग्रो करे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि हुआ क्या कि बाजू वाला जो पौधा था उसका पॉलन ग्रेन आकर यहाँ पर टकरा गया। अब ये जो पोर्शन है यहीं पर रिप्रोडक्शन होता है, मतलब यहीं से दूसरा भी फ्लावर निकलना शुरू होगा, तीसरा भी फ्लावर निकलना शुरू होगा। आप देखेंगे कि कभी भी किसी पौधे पर फ्लावर होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि एक पौधा तो एक फ्लावर तो इस वाले स्टेप पर है तो दूसरा उधर वाले पर होगा, ऐसा नहीं है। एक जगह अगर फूल निकला तो आजू बाजू में धड़ाधड़ फूल निकलने शुरू हो जाएंगे। तो वो होता क्या है वो, और वो खास तौर पर तब होता है जब ऑटम का जब सीज़न आता है। तो ऑटम के सीज़न में क्योंकि हवा बहुत चलती है, हल्की हल्की हवा चलती है, आंधी भी नहीं आंधी भी नहीं कि वो पौधे को ही तोड़ दे, ठीक है। तो हल्की फुल्की जो हवा चलती है तो उससे क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो गिरा तो सबसे पहले वो ऐसे आया लुढ़कता हुआ यहाँ आया, यहाँ आने के बाद वो रुक गया, इधर स्टिग्मा के ऊपर रुक गया। रुकने के बाद क्या होता है, जैसे हम ये कहते हैं ना कि किसी भी सीड को, अगर मान लीजिए गेहूं का एक दाना है, तो गेहूं के दाने से बहुत सारे गेहूं बनाने के लिए उसको एक ज़मीन चाहिए, उसको ग्राउंड चाहिए, उसको फर्श पर रख दोगे और पानी देते रहोगे वो ग्रो नहीं करेगा, उसको मिट्टी चाहिए। तो इसी तरह से जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन को डेवलप होने के लिए स्टिग्मा का सरफेस चाहिए। उसको ज़मीन पर डाल देंगे तो कुछ भी नहीं, आके चींटी खा कर चली जाएगी, तो कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो उसको डेवलप होने के लिए स्टिग्मा की सरफेस चाहिए, तो स्टिग्मा की सरफेस मिल गई। तो मिलने के बाद क्या है कि इधर से भी कोई पॉलन ग्रेन लुढ़कता हुआ आया था, तो थोड़ा सा तो ये डेवलप करा पॉलन ग्रेन। और ये वाला जो इधर से पॉलन ग्रेन आया, इससे पहले जो आया हुआ था वो कुछ दिन पहले गिरा था आकर, तो वो थोड़ा और ज़्यादा 2 दिन 3 दिन 4 दिन में थोड़ा और ज़्यादा ग्रो कर गया। अब ये ग्रो करते करते ये लिखा हुआ है पॉलन ग्रेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन छोटा सा दाना था, वो बढ़ते ट्यूब में कन्वर्ट हो गया। तो पॉलन ट्यूब बिगिंस टू ग्रो एंड मूव डाउन टुवर्ड्स ओव्यूल। ओव्यूल के पास जाता है। ओव्यूल जो है, ओव्यूल ही नए प्लांट को जन्म देता है, नए फ्लावर को जन्म देता है एक्चुअली। तो यहाँ पर अब ये जो रास्ता है ना बीच का, ये जो बीच का इसके अंदर का जो रास्ता है, दैट वे इज कॉल्ड स्टाइल। वो जो रास्ता है, स्टाइल मतलब एक तरीका नहीं हुआ, स्टाइल मतलब उस रास्ते को स्टाइल बोल देते हैं, ठीक है। तो अब वो यहाँ से गया। अच्छा, अब ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर एक मेल न्यूक्लियस डेवलप होने लगता है, मेल न्यूक्लियस मूविंग डाउन द पॉलन ट्यूब। तो यहाँ से ये न्यूक्लियस गया, न्यूक्लियस को जैसे ही यहाँ पर फीमेल न्यूक्लियस मिल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मेल न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड फीमेल न्यूक्लियस। तो मेल और फीमेल न्यूक्लियस जैसे ही कंबाइन हो जाता है, कॉम्बिनेशन से फिर नया फ्लावर जो है वो डेवलप हो जाता है। और जहाँ पर ये डेवलप होता है दैट पोर्शन इज कॉल्ड ओव्यूल, उस पोर्शन को ओव्यूल कहते हैं। और ये ओव्यूल होता कहाँ पर है, ये तीसरे कार्पल के तीसरे पोर्शन में होता है, दैट थर्ड पोर्शन इज कॉल्ड ओवरी। तो एक जो ये पूरा का पूरा कार्पल है, इस कार्पल के 3 स्टेजेस हो गए। पहला स्टिग्मा जहाँ पर पॉलन ग्रेन डेवलप होता है, गिरता है आगे, फिर उसके बाद वो पॉलन ट्यूब में डेवलप होता है, फिर उसके अंदर एक न्यूक्लियस डेवलप हो जाता है। वो ओव्यूल में जो फीमेल न्यूक्लियस पहले से मौजूद है उससे जाकर कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करने के बाद में फिर एक नया फ्लावर जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। एक्चुअली क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी सेल है, और सेल जब धीरे धीरे डेवलप करेगा तो सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा, तो वो न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस चला जाएगा और वो ओव्यूल वाले न्यूक्लियस के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुनिएगा जरा कि ये जो शुगरी सब्सटेंस है, हम क्या कहते हैं कि ये जो कोई भी फ्लावर होता है और फ्लावर को हम अगर सूंघते हैं तो हमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो वो जो अच्छी सी खुशबू है वो इस पॉलन ग्रेन्स की वजह से ही आती है। पॉलन ग्रेन की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इन्हीं की वजह से खुशबू आती है, और इसको शुगरी सब्सटेंस बोल देते हैं। ये कभी भी अगर जैसे मान लीजिए रोज़ वाटर है, तो रोज़ वाटर भी जो बनाया जाता है वो भी पॉलन ग्रेन्स की हेल्प से बनाया जाता है, नेक्टर वही चीज़ है। तो आप ये देख लीजिए कि इसी वजह से उसको शुगरी सब्सटेंस बोला जाता है। और उसी को खाने के लिए, उसी को शुगरी सब्सटेंस को खाने के लिए मधुमक्खियाँ आकर उसके ऊपर बैठती हैं, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन्स के लिए। दिस शुगरी सब्सटेंस एक्ट्स एज अ स्टिमुलस फॉर द पॉलन ग्रेन्स व्हिच फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। The pollen grain responds to this stimulus by growing a pollen tube in the downward direction into the style of the carpel and reaches the ovule in the ovary of the flower for carrying out fertilization. तो हुआ क्या कि ये जो pollen grain है, ये pollen grain किस तरफ, ये pollen grain कैसा काम करेंगे, जैसे कि एक स्टिमुलस हो, और जब ये गिरेंगे तो मतलब ये एक अलग चीज़ हो गई, एक अलग सब्सटेंस हो गया जो कि दूसरे फ्लावर से पहले वाले फ्लावर के कार्पल पर आकर गिरा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये केमिकल हो गया, ये केमिकल हो गया। और केमिकल की वजह से जो ग्रोथ होती है दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म।
समझ गए? केमिकल की वजह से, अरे जो जो ग्रेविटी की वजह से ग्रोथ हुई दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। अब ये पॉलन ग्रेन की वजह से नया फ्लावर डेवलप हुआ तो ग्रोथ ही तो हुई। भाई हम पौधों को चलते हुए नहीं दिखा सकते, उनका मूवमेंट यही है कि वो थोड़े 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 डेवलप करते हैं। तो वो जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? पॉलन ग्रेन की वजह से। और पॉलन ग्रेन इज अ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, इसलिए कीमोट्रोपिज्म। कीमो मतलब केमिकल से डराएगा। हाँ, केमिकल सब्सटेंस पॉलन ग्रेन। हाँ, क्लियर? हाँ हाँ, फॉर्मूला होता होगा, पक्का सही कह रहे हो, फॉर्मूला होता होगा, पर ये डिटेल में बॉटनी में कराया जाता होगा। हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना कर लिया, बहुत है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला देखते हैं, जो फोर्थ टाइप जो है दैट इज़ हाइड्रोट्रोपिज्म। तो जो हाइड्रोट्रोपिज्म है वो क्या है? वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट जो ग्रोथ शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। द रूट्स ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ वाटर सो एज टू ऑब्टेन वाटर फॉर द डेवलपिंग प्लांट। Since roots always grow or move towards water, therefore roots are positively hydrotropic. तो roots जो है वो positively hydrotropic होती है। For example, we take 2 glass troughs A and B and fill each one of them 2/3 with soil. See figure A and B for reference. In trough A, we plant a tiny seedling. In trough B, we plant a similar seedling and also place a small clay pot inside the soil. Water the soil in trough A daily and uniformly. Do not water the soil in trough B and put some water in the clay pot buried in the soil. Leave both the trough for a few days. तो जैसा कि डायग्राम से भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, तो एक छोटी सी सीडलिंग यहाँ पर लगा दी, और अब हम ना, ये पूरा सॉइल है, इसके अंदर मिट्टी है, और ये मिट्टी कैसी है? ये गीली मिट्टी है, मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल मतलब आप लगातार इसमें थोड़ा 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 आप इसमें पानी दे रहे हैं, तो इसकी जो रूट है वो कहाँ ग्रो करेगी? पानी की तरफ ही ग्रो करेगी। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। मतलब पानी नीचे है तो रूट भी पानी की तरफ ही ग्रो करेगी। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, मतलब पानी की तरफ अट्रैक्ट होना। अब इसी तरह से हमने क्या करा कि हमने एक दूसरा ट्रफ ले लिया और दूसरे ट्रफ में बिल्कुल सूखी मिट्टी डाल दी, मतलब उसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर, ज़रा सा भी गीलापन नहीं है। और हमने क्या करा कि यहाँ पर एक ना मिट्टी का एक गमला, क्ले पॉट, वो यहाँ पर ऐसे रख दिया, ये सॉइल है, सूखी हुई सॉइल, ड्राई सॉइल। अभी यहाँ पर फिर से एक दूसरा पौधा लगाया या सीडलिंग लगा दी दूसरी, और इसमें हमने क्या करा? इसमें हमने पानी भर दिया। अब मिट्टी की प्रॉपर्टी ये होती है, जो भी क्ले पॉट होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो अगर आप किसी घड़े में पानी भर देंगे तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पूरा का पूरा पानी को, जो पूरी मिट्टी की उसकी सरफेस होती है, वो पूरा पानी को वो एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के बाद में वो छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाती हैं। तो जब वो बाहर आ जाएगी, कभी भी आप किसी गमले में पानी देकर देखिए, और आप 5 या 10 या 15 मिनट बाद उस गमले को, मिट्टी का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं, ठीक है, तो उसमें आप पानी डालेंगे, तो पानी डालने के बाद उसको बाहर से टच करके देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ वो गीला गीला सा कुछ हो गया है। ठीक है, तो ऐसा ही होगा कि ये जो क्ले पॉट है, इसकी वजह से यहाँ पर छोटी 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 वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी,
छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, पूरी की पूरी मिट्टी तो सूखी पड़ी है, ठीक है। प्लांट की बेसिक प्रॉपर्टी है मतलब सर्वाइवल। प्लांट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव करना चाहता है, सर्वाइव करना चाहता है तो वो कुछ ना कुछ अपनी डाइट उसको चाहिए होगी, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसको पानी मिल नहीं रहा है बाहर से, तो क्या हुआ कि इसकी जो रूट है वो कुछ समय बाद ऐसे इस तरफ मुड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये क्ले पॉट रखा हुआ उसके आसपास की मिट्टी जो है वो थोड़ी 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 गीली होनी शुरू हो जाती है, तो वो वाटर की तरफ खींचता है। तो दिस अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। रूट का अट्रैक्शन वाटर की तरफ होता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। तो वही है अगला जो इसका जो दो डायग्राम बने हुए हैं उसके बाद आप नेक्स्ट पैरा देखेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है नाउ dig up the seedlings carefully from both troughs without damaging their roots. We will find that the root of seedling in trough A is straight. जो trough A में थी seedling की जो root थी वो बिल्कुल straight थी, सीधी थी, and on the other hand the root of seedling in trough B is found to be bent towards the clay pot containing water. तो ये थोड़ी सी आपको मुड़ी हुई tilted दिखाई देगी। इसके बाद फिर वाला देखेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। तो थिग्मोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू द सेंसिटिविटी ऑफ टचिंग समथिंग। तो देखिएगा when the tip of a tendril touches a support then the auxins present in its tip move to that side of tip which is away from the support, ठीक है। तो ऑक्सिन जो है ऑक्सिन लाल सिंह चड्ढा की तरह भागता रहता है, समझ गए? मैंने उसका रिव्यू देखा था, उसमें दिखा रहे थे कि वो भागता रहता है, मतलब 15-20 मिनट फिल्म में उसको भागते हुए दिखाया है, कभी कहीं भाग रहे हैं। तो हाँ हाँ, और उसमें ये दिखा रहे थे कि वो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, वो बॉयकॉट कर ले लोग मूवी से दूर भाग रहे हैं। हाँ नहीं वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है कि लोग मूवी से दूर भाग रहे हैं, लेकिन मैं उसका रिव्यू सुन रहा था। तो रिव्यू में जनरली जो फिल्म क्रिटिक्स होते हैं वो थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं कि फिल्म के अंदर क्या है, ठीक है, और सस्पेंस नहीं खोलते, उसका सस्पेंस नहीं बताते, कहते हैं कि ये एथिकल नहीं है, अनएथिकल है, किसी ने फिल्म बनाई है तो आप जाकर देखो। तो अब ये फिल्म तो कोई देख ही नहीं रहा है, वैसे भी फ्लॉप हो गई। सुना है कि मतलब फर्स्ट डे जो मुंबई के जो थिएटर्स पूरे भरे रहते हैं उसमें बस 29 टिकट से बिकी थी बस, और अब आज के शायद 1500 शो कैंसिल कर दिए सब, मतलब उतरने वाली है फिल्म। तो उसमें जैसे ये दिखा रहे थे कि वो लोगों से दूर भाग रहा था फिल्म में ऐसा दिखाया कि वो अपनी लाइफ से परेशान हो गया। तो दिखाते हैं ना वो बड़ी बड़ी सी दाढ़ी है उसकी, बड़े बड़े से बाल कर रखे हैं, तो वो दौड़ रहा है, कैप लगाकर दौड़ रहा है। तो उसमें ये दिखाते हैं कि वो लोगों से परेशान हो गया और वो दौड़ रहा है। दौड़ने के बाद फिल्म के एंड में कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, उसने कहा भाई तुम भाग क्यों रहते हैं, 5 साल से वो दौड़ ही रहा है, फिल्म में दिखाया कि 5 साल से दौड़ रहे। कभी राजस्थान से गुजरा तो राजस्थान के लोग उसके 2-3 उसके जैसे लोग थे, वो उसके पीछे दौड़ने लगे। फिर कभी कश्मीर पहुंच गया, वहाँ के लोग उसके पीछे दौड़ने लगे, तो धीरे धीरे बहुत बड़ा काफिला बन गया। बहुत सारा दिखा रहे थे क्या वो मैराथन में दिखा रहे थे। नहीं वो परेशान हो गया था, परेशानी में आदमी कुछ भी करता है, तो वो दौड़ रहे थे। अभी दौड़ने के बाद में जब 5 साल हो गए दौड़ते हुए, तो फिर वो अचानक फिर वो अचानक रुक गया, फिर वो 5 साल बाद रुक गया। कोई हॉलीवुड की मूवी थी फॉरेस्ट गम, उसमें ये दिखाया था कि उसमें भी जो टॉम हैंक्स था वो भी ऐसे दौड़ रहा था, वो 3 साल तक दौड़ा, उसी की ऑफिशियल रीमेक है, और वो 3 साल तक दौड़ा, उस फिल्म में दिखाया कि वो 3 साल तक दौड़ा। तो इसने कहा कि मैं तो आमिर खान हुआ था, इससे बड़ा मैं 5 साल तक वो दौड़ा। और फिर उसमें तो पॉजिटिव सोल्यूशन दिखाया था इन्होंने, भाई साहब ने पता है क्या कहा कि पब्लिक ने पूछा कि पीछे से पब्लिक आ रही थी कि आप इतने टाइम से दौड़ क्यों रहे थे, तो वो कह रहा था कि मैं इस ज़िंदगी से दौड़ रहा था। अच्छा तो अब आप रुक क्यों गए, क्योंकि मैं थक गया, और ये करते दी एंड लिखा हुआ है। पता नहीं क्या था। तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा, जो रिव्यूअर्स थे उन्होंने कहा कि लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, वो तो ठीक है, उसकी पुरानी हरकतें ऐसी रही हैं, बॉयकॉट होना चाहिए, ठीक है। तो बॉयकॉट कर रहे हैं उसको, उसके बावजूद अगर बॉयकॉट नहीं भी करते तब भी फ्लॉप ही थी, बेकार ही थी कुल मिलाकर। खैर मैं ऑक्सीजन से कहाँ पहुँच गया, अब जरा सुनिए। तो ऑक्सीजन का भी काम ये है, सनलाइट आएगी तो मैं सनलाइट से दूर भागूंगा, ठीक है, कोई मुझे टच करेगा तो मैं उससे दूर भागूंगा, तो उसे दूर ही भागना है। अब समझिएगा, एक अच्छी चीज़ है, जैसे मान लीजिए एक पोल है, अरे इधर तो देख लो,
एक पोल है और इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए वो ये टेंड्रिल है, टेंड्रिल समझते हैं, बेल है ना, बेल जो होती है। तो बेल यहाँ तक डेवलप हो गई, यहाँ कहीं रूट थी, यहाँ कहीं रूट थी, रूट से थोड़ी थोड़ी डेवलप हुई, डेवलप होते होते वो बेल इस तरफ आ गई, ठीक है। अब क्या होगा कि उसको ऐसे टच करा उसने बेल ने। अब प्रॉपर्टी क्या है इसकी, बेल की तो एक तरह से स्टेम है, एक ऐसा स्टेम जो कि फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये बेल जिस भी पाइप को या जिस भी पोल को टच करेगी, तो जैसे ही कोई टच करेगा, फॉर एग्जांपल आपको मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक फिंगर है और इस फिंगर को दूसरी फिंगर टच कर रही है, तो ये टच किस जगह पर कर रही है, इस जगह पर। तो ये मान लीजिए ये तो पोल है और ये जो है ये कोई स्टेम है या टेंड्रिल है। तो अब इसने इसको टच करा, तो टच करते ही इस तरफ वाले जितने भी ऑक्सीजन थे, भाई तुमने मुझे इस साइड से टच करा तो ऑक्सीजन बोलेंगे कि तो फिर मैं इस तरफ आ जाऊँगा, क्योंकि मैं तो टच से मतलब दूर भागता हूँ, जैसे वो सनलाइट से दूर भागता है, इट प्रेफर्स टू रिमेन इन शेड। तो ऐसे ही वो टच से भी दूर भागता है कि इधर से उसको पोल का टच मिला, तो पोल का टच मिला तो वो ऑक्सीजन सारा का सारा इधर इकट्ठा हो गया। अब जब इधर इकट्ठा हो गया तो फिर ग्रो कौन सा एरिया करेगा, इस तरफ वाला जो टच कर रहा है वो एरिया ग्रो नहीं करेगा, तो ये वाला एरिया ग्रो नहीं करेगा। तो अब होगा क्या, ये पोल तो भैया नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग तो ऐसी की ऐसी रहेगी, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जहाँ फिक्स है वो तो फिक्स है। तो अब इधर वाला एरिया ग्रो करना शुरू करेगा, तो जब ये ग्रो करेगा तो ये धीरे धीरे मुड़ना शुरू करेगा, ये मुड़कर इस तरीके से ऐसे लिपट जाएगा। फिर उसके बाद जो अगला पोर्शन है, जब अगला पोर्शन उसको टच करेगा तो फिर उसके पीछे वाले पोर्शन में सारा ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर वो ग्रो करेगा। तो इसका मतलब जो जो पोर्शन टच करता जाएगा वो पोर्शन तो वहाँ चिपकता जाएगा, स्टिक होता जाएगा, वो ग्रो ही नहीं करेगा, और जो पीछे वाला पोर्शन है वो ग्रो करता जाएगा। तो इस वजह से टेंड्रिल कभी भी सीधी ग्रो करती ही नहीं है, और टेंड्रिल को कभी सीधा करने की कोशिश करना, हटाकर है ना, टूट जाएगी, सीधी नहीं होती, ठीक है। मनी प्लांट में ऐसे ही होता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही टच करा तो टच करने के जिस जगह टच करेगा उससे दूर भाग जाएगा ऑक्सीजन। तो अब आप ये देखिएगा कि इसका टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी डायग्राम है बनाने की कोशिश करी थी मैंने। देखिए, when the tip of a tendril touches a support, then the oxygens present in its tip move to that side of tip which is away from the support. Oxygens promote growth. Oxygen क्या करते हैं? Growth को promote करते हैं. So due to more oxygens in it, the side of tendril away from the support grows faster and becomes longer than the side which is in contact with the support and makes the tendril curve or bend towards the support. This curving tendril can then encircle the support and wind around it. तो ये वही चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा था कि वो दूसरी तरफ ऑक्सीजन सारा इकट्ठा हो जाता है और इस तरीके से वो कर्विंग होती चली जाती है उसकी। तो नेक्स्ट आप देखें पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर यही चीज़ समझाई है कि ऐसे यहाँ से एक टेंड्रिल निकला तो वो इस तरह से पोल पर या बैम्बू स्टिक पर किसी पर ऐसे लिपटता चला जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक स्टार्ट करें, फिर ये क्लियर है ना, चलें आगे। अगला देखिएगा, नेस्टीज और नेस्टिक मूवमेंट्स। The movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called nestic movement. तो यहाँ पर हर एक में हमें डायरेक्शन का पता था कि सनलाइट है तो सनलाइट से दूर ऑक्सीजन हार्मोन इकट्ठा होगा, तो प्लांट सनलाइट की तरफ इस वजह से बैंड हो जाती है। अगर पानी हम दे रहे हैं तो पानी की तरफ रूट ग्रो करेगी और स्टेम जो है वो पानी से दूर ग्रो करेगा। ऐसे ही जियोट्रोपिज्म, तो मतलब हर एक में डायरेक्शन जो है वो थी, लेकिन इसमें नेस्टिक मूवमेंट में डायरेक्शन नहीं होगी। तो द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। कि आप स्टिमुलस यानी कि आप कोई भी चीज़ कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए आपने पानी प्रोवाइड करा और पानी आपने ग्रो करा, तो हमने कहा कि भाई प्लांट ना ग्रो करेगा, तो ग्रो कैसे करेगा हमें नहीं पता, कहीं भी ग्रो कर जाए, हो सकता है फैल जाए, हो सकता है नीचे ज़मीन के डेवलप हो जाए, हो सकता है ऊपर हो जाए। तो अगर ऐसा होता कि डायरेक्शन नहीं पता होती तो हम उसको भी नेस्टिक मूवमेंट कह देते थे, ठीक। तो जहाँ पर स्टिमुलस की डायरेक्शन तो मुझे पता है कि पानी तो मैं ऐसे डाल रहा हूँ, लेकिन उसकी ग्रोथ की डायरेक्शन कहाँ होगी वो मुझे ना पता हो, उसको नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं।
अब ये दो तरह के होते हैं, देखते हैं। अभी पहले अगला पॉइंट देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट इज दैट ट्रॉपिक मूवमेंट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, but nestic movement is not a directional movement of the plant part with respect to the stimulus. Some examples of the nestic movement of plants or nesties are given below. So first देखें, the folding up of the leaves of a sensitive plant, Mimosa pudica, on touching is an example of nestic movement. Here the stimulus is touch. यहाँ पर touch एक stimulus है, ये आपने touch करा तो वो shrink हो गया. The opening up of the petals, dandelion flower, in morning in bright light and closing in the evening when the light fades is an example of nestic movement. In this case, stimulus is light. तो कहीं कोई ग्रोथ मूवमेंट तो नहीं है। डैंडेलियन फ्लावर का क्या होता है कि ये जैसे ही सनलाइट इसको मिलती है, मतलब दिन के टाइम पर, ये दिन के टाइम पर क्या होता है, दिन के टाइम पर खिल जाता है और रात के टाइम पर बंद हो जाता है। तो कोई ग्रोथ नहीं है भाई, आप खुले और आप बंद हो गए, तो ये ग्रोथ नहीं है। ये क्या है कि भाई सनलाइट मिली तो आपने जरा सा खुल गए और सनलाइट नहीं मिली तो आप बंद हो गए, तो ये ग्रोथ नहीं है। तो इस वजह से ये नेस्टिक मूवमेंट में आ जाता है, इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है। फिर हम ये कहेंगे द क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड ओपनिंग इन द डार्क व्हेन द लाइट फेड्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। इन दिस केस ऑल्सो द स्टिमुलस इज लाइट। ठीक है, मून फ्लावर जानते हैं, रजनीगंधा सुना है? वो वाला नहीं, वो पान मसाला वाला नहीं, पान मसाला वाला नहीं, पान मसाला वाला का नाम इसी से लिया है। मून फ्लावर को रजनीगंधा बोलते हैं। तो रजनी का मतलब रात होता है, गंधा का मतलब स्मेल है ना। तो रात में ही उसकी स्मेल आती है क्योंकि वो रात में खिलता है, वो मून की लाइट में खिलता है। थिग्मोनेस्टिक, अब देखिएगा नेस्टिक मूवमेंट की टाइप्स है। थिग्मोनेस्टिक पहला, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टिक. In other words, thigmonestic is the nestic movement of a plant part in response to touch. Thus, the stimulus in thigmonestic is the touch. The sensitive plant Mimosa pudica, which is also known as touch me not plant, is called chui mui in Hindi. If we touch If we touch the leaves or rather leaflets of the sensitive plant with our fingers, then its leaves fold up and droop almost immediately. Droop मतलब मुरझा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने ना शुरुआत में तो ये दिखा दिया कि ये सेंसिटिव प्लांट है, बना नहीं रहा, इसको टाइम लगेगा बनाने में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ तो हमने इसकी लीव्स बना दी। उसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ पर लीव्स आपको दिख रही है, ये अलग 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 खुली हुई है, इधर की भी लीव्स खुली हुई है, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे हाथ लाकर टच कर दिया तो लीव्स जो है वो अंदर की तरफ मुड़ गई, अंदर की तरफ बैंड हो गई सारी की सारी। ठीक है, तो लीव्स फोल्ड अप ऑन टचिंग विद फिंगर्स। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि हम टच करते हैं मिमोसा प्यूडिका को, छुई मुई के पौधे को, तो उसकी जो लीव्स है वो अंदर की तरफ बैंड हो जाती है। इसका रीज़न क्या होता है, ये रीज़न एग्जाम में पूछा जाता है थिग्मोनेस्टी में कि जो मिमोसा प्यूडिका प्लांट है उसकी लीव्स अंदर की तरफ क्यों मुड़ जाती है और फिर वापस क्यों खुल जाती है। A sensitive plant has a pad-like swellings called pulvini at the base of each leaf. The singular of pulvini is pulvinus. The pulvini contain a lot of water in their cells. अब क्या होता है, एक डायग्राम देखिएगा जरा। ये आगे मान लीजिए इसकी लीव्स हैं। ये इसकी लीव है। तो लीव, इसमें क्या खास बात होती है, इसमें ऐसा होता है कि
ये जो लीव्स है ना, तो लीव्स जहाँ से निकल रही है उसके नीचे जो बेस होता है, जहाँ से लीव की शुरुआत हो रही है, वहाँ पर एक थोड़ा सा स्वेल्ड सा पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं पुलविनस सिंगुलर को, क्योंकि मैं एक लीव की बात कर रहा हूँ तो उसको पुलविनस बोल देते हैं, और उसका प्लूरल होता है पुलविनी। अब है क्या कि जो इसका मेम्ब्रेन होता है, पुलविनस का जो मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही बारीक सा होता है, बहुत पतला होता है, मतलब वो इतना पतला होता है कि अगर हल्का सा कोई टच कर दे ना तो वो मेम्ब्रेन जो है, उस मेम्ब्रेन में क्रैक आ जाता है, और क्रैक आते ही उसका सारा पानी निकल जाता है। तो आप ये देखिएगा, कभी भी करके देख लेना, अगर आपके घर में कोई पौधा है तो आप उस पौधे में 2 दिन 3 दिन 4 दिन पानी मत डालो, उसकी जो पत्तियाँ हैं वो सब मुरझा जाती हैं, ठीक है, और फिर आप पानी डाल दीजिए, आप देख लीजिए कुछ घंटे के अंदर ही वो वापस खिल उठेगी। तो वही रीज़न है कि यहाँ पर जैसे ही हम इसको टच करते हैं, तो टच करते ही होता क्या है कि इसका जो मेम्ब्रेन है उसमें क्रैक पड़ जाता है, और क्रैक पड़ते ही सारा का सारा जो पानी है वो बहकर नीचे निकल जाता है। फिर आप दिमाग में ये आता है, हमने तो कई बार छुई मुई का पौधे को छुआ देखा है कभी है, तो उसको कभी भी छूते हैं तो एकदम से मुरझा जाता है। तो हमने तो कहीं पानी कोई बहता हुआ नहीं देखा कि पानी बह गया एकदम से, वो पानी बहुत कम होता है, वो पानी बहुत कम होता है, तो वो अंदर स्टेम के थ्रू बह जाता है, बहने के बाद कहीं जाता नहीं है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसका, जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी में कहीं चोट लग गई, तो हल्की सी खरोंच लगी, तो क्या हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई साहब रोको नहीं तो खून बह जाएगा, बचूंगा नहीं मैं, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है कि बॉडी का सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म है कि भाई अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास नहीं भी पहुँचे तो धीरे धीरे ब्लड क्लॉट होने लगता है, वहाँ पर धीरे धीरे सेल्फ हीलिंग शुरुआत हो जाती है। वही प्रोसेस प्लांट्स के साथ भी है, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। तो उसमें क्या होता है कि जो क्रैक आ गया है उस क्रैक की हीलिंग हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर क्रैक की हीलिंग हुई, और जैसे ही हीलिंग होती है तो जो नीचे पानी इकट्ठा हुआ है वो पानी को फिर से सक कर लेता है, क्योंकि ग्रोथ वो करना ही चाहता है। तो मुरझाने का मतलब क्या है कि उसकी ग्रोथ रुक गई, तो वो ग्रोथ तो करना ही चाहता है, तो नीचे से उस पानी को दोबारा से सक कर लेता है और फिर से मतलब खिल उठता है। तो ये देखिएगा, इसी को 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करा है। द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स, पेज नंबर 14 पर ही देखना नीचे। आकाश समझ में आ रहा है इतना? आकाश मेरी आवाज़ आ रही है? अरे ऑनलाइन कनेक्ट करके छोड़ दिया क्या? नहीं है भाई। The folding up of the leaves of a sensitive plant on touching is due to the sudden loss of water from a pad-like swelling called pulvini present at the base of all leaves of the sensitive plant, which make the pulvini lose their firmness, causing the leaves to droop and fall. तो एकदम से सडन लॉस हो जाता है पानी का। बस पूरी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पूछा जाए तो बस इतना बता देना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी है द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, यूजुअली पेटल्स ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। तो थिग्मोनेस्टी क्या था? टच करने से अगर प्लांट मुरझा जाए या खिल उठे, दोनों में से कुछ भी अगर हो जाए तो दैट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। थिग्मो मतलब टच करने से अगर कोई चीज़ होती है तो। फिर है अगला फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी मतलब लाइट की वजह से अगर कोई ऐसा मूवमेंट होता है तो। एग्जाम्पल, डैंडेलियन फ्लावर opens up in the morning in bright light but closes in the evening when the light fades and it gets dark। तो उसको स्टिमुलेट करने वाला कौन हुआ? तो पौधा जो खिल उठा उसको किसने स्टिमुलेट करा? लाइट ने। लाइट मतलब फोटो, उसने करा। सेकंड, the moon flower behaves exactly opposite to that of dandelion flower in respect to response to light। Its petals close during the day when there is bright light but open up at night when it is dark and hence there is no light। जब डार्क होता है तो फिर वो खिल उठता है और वैसे वो बंद हो जाता है। देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट ऑफ फोटोनेस्टी आर ग्रोथ मूवमेंट्स। तो ये आपके ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है ये हमें नहीं पता। भाई फ्लावर है तो फ्लावर लेफ्ट में भी ग्रो करेगा, राइट में भी ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है कि स्टेम की तरह सीधा ही जाएगा, रूट की तरह सीधा ही जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके सारे के सारे इसमें स्टिमुलस के अगेंस्ट जो बिहेवियर है, ट्रॉपिकल मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट हो गए। अब जो प्लांट हार्मोन्स हैं इनका नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपका जो प्लांट्स वाला पोर्शन है ये खत्म हो गया, फिर एनिमल्स वाला करेंगे आगे स्टार्ट, ठीक है भाई। लर्न करने वाला चैप्टर है, इसीलिए मैंने आपको नोट्स सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, इसकी लर्निंग फटाफट आप शुरू कर दें, ठीक है। क्लास ओवर हो गई है, मैं बंद कर रहा हूँ इसको। अभी आवाज़ आई नहीं है? ये बंद हो गई।
ठीक है